हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी। मैं आपका दोस्त मनीष आपके साथ फिर हाजिर हूँ इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस करने के लिए। जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस के अंदर देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का बेस क्या है, जिसके अंदर हमने बात की थी चार्जेस के बारे में। फिर हमने चार्जेस के अलग अलग इवेंट के बारे में देखा था कि यदि चार्ज स्टैटिक कंडीशन में है तो क्या बिहेवियर प्रोड्यूस करेगा, यदि चार्ज डायनामिक इफेक्ट में है या डायनामिक कंडीशन में है तो क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। फिर फॉर लॉन्ग हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट हमने बात करी थी ओम्स लॉ की, जिसके अंदर हमने मटेरियल के एक नई प्रॉपर्टीज के बारे में जाना था जिसका नाम था रेजिस्टेंस। फिर फर्दर हमने हमारे लेक्चर्स के अंदर किसके बारे में बात करी थी, यदि रेजिस्टेंस को हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया जाए या पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के एक नए फिनोमेना के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है हीटिंग इफेक्ट। सो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यदि मैं बेसिकली हीटिंग इफेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आपके सामने कुछ ऑब्जर्वेशन बोलना चाहता हूँ या बताना चाहूँगा आपको। आपने देखा होगा कि जब आप एक इलेक्ट्रिक बल्ब को आपके सर्किट के अंदर लगा देते हैं या फिर आपने क्या करा, आपके घर में क्या लग रहा है, एक बल्ब लग रहा है, आपने उसको 1 घंटा या आधे घंटे के लिए जला के छोड़ दिया। जब आपने स्विच बंद कर दिया और आपने बोला कि मेरा इस बल्ब पर काम नहीं है, इस बल्ब को सॉकेट पर से उतार देता हूँ, तो आप देखते होंगे वो बल्ब गर्म हो जाता है। सिमिलरली आपने कभी देखा होगा यदि आपने पंखा 1 घंटे के लिए चलाया तो आपने देखा होगा यदि पंखे को मैं यदि 1 घंटे बाद में बंद कर देता हूँ तो पंखा क्या होता है, गर्म हो जाता है। देखा होगा ना दोस्तों। इसी के अलावा मैं आपसे बोलूँ कि आपने देखा होगा कि घरों में हीटर्स होते हैं, टोस्टर्स होते हैं, है ना, या आपकी इलेक्ट्रिक आयरन होती है। ये सब में क्या होता है कि आप क्या करते हो, उनको स्विच बोर्ड से कनेक्ट करते हो, यानी कि उसमें क्या इलेक्ट्रिसिटी आई और इलेक्ट्रिसिटी आने के कारण क्या हुआ, उनकी एक सरफेस क्या हो गई, गर्म हो गई। होता है ना दोस्तों। तो ये सब चीज होती क्यों है, या इलेक्ट्रिक करंट के कारण ऐसा कौन सा इफेक्ट है जिसके कारण क्या हो रहा है, हॉटनेस प्रोड्यूस हो रही है या कोल्डनेस प्रोड्यूस हो रही है। कोल्डनेस वाला बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट नहीं प्रोड्यूस करता कोल्डनेस इफेक्ट, लेकिन हम कह सकते हैं कि हीटिंग इफेक्ट हो तो हीट किसी भी टाइप की हो सकती है। पॉजिटिव टाइप को हीट को हम हॉटनेस में कंसिडर करते हैं और नेगेटिव टाइप ऑफ हीट को हम किसमें कंसिडर करते हैं, कोल्डनेस के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो सारी बातें होती हैं। तो इन सभी से बारे में बात करने के लिए हम सबसे पहले वापस हमारे टॉपिक रेजिस्टेंस को डिस्कस करते हैं। रेजिस्टेंस के लिए हमने क्या बोला था कि रेजिस्टेंस क्या होता है दोस्तों, कि ये एक टाइप का क्या है, एक ऑब्स्टेकल है। कैसा ऑब्स्टेकल है कि ये क्या करता है कि चार्जेस को फ्लो नहीं होने देता है, चार्ज फ्लो डू नॉट अलाउ। ठीक है। अब यदि आप इसको प्रैक्टिकल लाइफ में सोचो कि आप क्या कर रहे हो, एक वॉल है और आप इस वॉल के ऊपर क्या कर रहे हो, धक्का लगा रहे हो। ठीक है, इस तरीके से आप इसके ऊपर क्या लगा रहे हो, धक्का लगा रहे हो। अब आप जानते हो कि ये वॉल आप धक्का लगाना क्यों चाहते हो, क्योंकि आप क्या चाहते हो, इस दीवार के उस पार जाना चाहते हो, इसलिए धक्का लगा रहे हो। ठीक है, तो आप क्या चाहते हो कि आप क्या करना चाहते हो, दीवार के पार जाना चाहते हो, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि आप क्या करना चाहते हो, मोशन करना चाहते हो। ठीक है दोस्तों, अब ये दीवार है और ये दीवार क्या कर रही है, आपको उस पार नहीं जाने दे रही है, यानी कि आपके मोशन का क्या कर रही है, अपोज कर रही है। ठीक है, ये सिमिलर है। यदि मैं इसको एनालॉगस करूं तो ये आदमी की जगह कौन बैठा हुआ है इलेक्ट्रिक करंट के अंदर, चार्जेस बैठे हुए हैं। चार्जेस क्या करना चाहते हैं, मोशन करना चाहते हैं, लेकिन किसी भी वायर के पास क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है या एक ऑब्स्टेकल होती है जो कि क्या करता है, चार्जेस के मोशन का क्या करता है, अपोज करता है। तो क्या ये दीवार भी उसी तरह का काम कर रही है, हाँ या ना, कि आप यदि दीवार रखी हुई तो दीवार भी तो क्या एक टाइप का रेजिस्टेंस है जो कि किसके मोशन का अपोज कर रही है, इस आदमी के मोशन का अपोज कर रही है। सही बात है ना। अब आप तो क्या करना चाह रहे हो, यदि आप मोशन करना चाह रहे हो तो आपके पास कुछ ना कुछ क्या एनर्जी है। यदि मोस्ट पर्टिकुलरली बोली जाए तो आपके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, जो कि आप कंटिन्यूसली कहाँ लगा रहे हो, इस वॉल के ऊपर लगा रहे हो। ठीक है, और इस वॉल के पास भी क्या है, यदि स्टैंड खड़ी हुई है, अपनी पोजीशन को होल्ड करके बैठी हुई है, तो इस दीवार के पास भी कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। यानी कि आदमी के पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, और वॉल के पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है दोस्तों, अब
आप कंटिन्यूसली एनर्जी लगा रहे हो तो आपने कभी देखा होगा या फिर कभी फील किया होगा, यदि आप फिजिकली कोई वर्क कर रहे हो और मान लीजिए कोई वर्क डन की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है, आप फिजिकली कोई वर्क कर रहे हो, फॉर एन एग्जांपल इस बोर्ड को मैं धक्का लगा रहा हूँ, बहुत देर से धक्का लगा रहा हूँ, तो आपके क्या होते हैं, यदि आप कंटिन्यूसली एनर्जी सप्लाई कर रहे हो तो आप देखते होंगे आपके पसीने छूट जाते हैं। सुना होगा ना कि पसीने छूट गए किसी काम को करने में, क्यों, ऐसा क्या हो रहा है, उसके ऊपर के कारण क्या होगा, पसीना छूट गया। तो दोस्तों आपके सामने मैं एक हीट का एक बेसिक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, या फिर एक पर्टिकुलरली लॉ को इंट्रोड्यूस करने वाला हूं जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किस लॉ की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों, मैं किसकी बात कर रहा हूं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, यानी कि हम ना तो एनर्जी को बना सकते हैं और ना ही उसको क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम कर क्या सकते हैं, इट कैन बी कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया कि क्या कर रहे हैं कि एनर्जी का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यानी कि हम उसकी केवल क्या कर सकते हैं, एनर्जी की फॉर्म चेंज कर सकते हैं। यानी कि हम काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को हम फर्दर यदि बात करें तो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, टाइडल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत अनदर टाइप ऑफ क्या होती है, फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जिसको हम एक फॉर्म को क्या कर सकते हैं, दूसरी फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वापस मैं हमारे इस एग्जांपल पे आता हूं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आप देखो इसके पास बॉल के पास क्या अपनी पोटेंशियल एनर्जी है और आदमी के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। अब ये कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, इसको पुश करने की कोशिश कर रहा है। क्या करने की कोशिश कर रहा है, पुश कर रहा है, यानी कि इसके ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। अब फोर्स लगाने का मतलब क्या है कि कोई ना कोई ये क्या कर रहा है, वर्क डन कर रहा है। ठीक है ना दोस्तों, फोर्स लगाने का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। नो डाउट वर्क डन की वैल्यू क्या हो रही है, यदि वॉल मूव नहीं हो रही है, क्या बोल रहा हूं दोस्तों, ये वॉल मूव नहीं हो रही है तो इस वर्क डन की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। लेकिन आपने एफर्ट तो लगाया, फोर्स का मतलब क्या है, एफर्ट तो लगाया, यानी कि कुछ ना कुछ एनर्जी तो यूटिलाइज करी है ना, आपने अपनी एनर्जी तो यूटिलाइज करी, तो वो एनर्जी गई कहां, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो क्या कह रहा है कि नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ठीक है, यानी कि आपने यहाँ पे एनर्जी तो यूटिलाइज कर ली, तो वो एनर्जी गई कहां, तो आपने देखा होगा कि आपने क्या छूट गए, पसीने छूट गए। अब पसीने छूटने का मतलब क्या हुआ कि वहां पे आपकी एनर्जी क्या होगी, आपने जो एफर्ट या एनर्जी अप्लाई करी उसकी क्या होगी, फॉर्म चेंज होगी, यानी कि आपके द्वारा जो लगाई जा रही थी काइनेटिक एनर्जी वो किस में कन्वर्ट होगी, किस में कन्वर्ट होगी दोस्तों, हीट एनर्जी में। क्यों, क्योंकि हीट ही तो क्या है कि एक ऐसा सब्सटेंस है या एक ऐसी फॉर्म है एनर्जी की जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट के हॉटनेस या कोल्डनेस का क्या कराती है, सेंस कराती है। दोस्तों बेसिकली हम हीट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम हीट की बात कर रहे हैं, तो हीट का मतलब क्या है कि टाइप ऑफ एनर्जी है, क्या है, टाइप ऑफ एनर्जी है जो कि विच गिव सेंस ऑफ अ बॉडी इज हॉट और कोल्ड। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक डेफिनेशन होती है किसकी, हीट की। बेसिकली बात कर ले, हमने क्या करा, गरम गरम रोटी ली तो आपको क्या लग रही है, गरम लग रही, क्यों, क्योंकि उसके अंदर से क्या निकल रही है, हीट एनर्जी निकल रही है, जिसके कारण आप क्या कर रहे हो, उसको सेंस कर पा रहे हो कि वो कितना हॉट है। मैं एक आपको बोलता हूं, आप एक रोटी को पकड़े और रोटी को पकाने वाला तवे को पकड़े, कौन ज्यादा कोल्ड है, कौन सी बात है, तवा ज्यादा गर्म है। क्यों, क्योंकि उसके पास क्या है, उस हीटिंग एनर्जी की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, वो हमको ज्यादा सेंस हो रहा है कि ज्यादा वो क्या है, हॉटर है। तो मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था कि आपने यहां से ये समझना था कि यदि यहाँ पे ऑब्स्टेकल है
क्या दोस्तों, यदि यहाँ पे ये ऑब्स्टेकल है, ये दीवार, ये वॉल, यदि हमारे पास क्या है, ऑब्स्टेकल है, तो इसके कारण क्या हो रहा है, हमारी जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही है वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में। और कैसे, कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, वो हमारी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो यही बात तो हम किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं कि रेजिस्टेंस भी तो एक ऑब्स्टेकल है, यानी कि एक ना कुछ क्या है, बेसिकली रेजिस्टेंस का हिंदी में वर्ड देखें तो क्या है, रुकावट। रुकावट का मतलब क्या, ये चीजों को अलाउ नहीं करेगा आसानी से अपने अंदर से जाने के लिए, यानी कि रास्ते में टांग अड़ाएगा, चार्जेस फ्लो हो रहे होंगे, ये रास्ते में टांग अड़ाएगा, बोले तू जा रहा है मत जा, मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा, तेरे को आगे जाना है तो मेरे से लड़ाई करनी पड़ेगी, ऐसा बोलेगा ये रेजिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, तो लड़ाई करनी पड़ेगी तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी डेविएटेड तो करनी पड़ेगी लड़ाई करने के लिए। ठीक है, तो यानी कि कुछ ना कुछ एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना दोस्तों। और वो एनर्जी कम हुई तो वो एनर्जी गई कहाँ, तो यहाँ पे वापस क्या लग जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग जाएगा। क्या कि इट कैन बी कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, यानी कि वो जो कम एनर्जी हुई है, यानी कि एनर्जी आपने जो लॉस करी है वो क्या हो जाएगी, अपनी फॉर्म को चेंज कर लेगी। और मोस्ट पर्टिकुलरली क्या करेगी, वो कौन सी फॉर्म में चेंज होगी, आपकी हीट के फॉर्म में चेंज हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली हम रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो आपने हीटिंग या फिर रेजिस्टेंस के बारे में बात करें, हीटिंग इफेक्ट के बारे में बात करें तो आपने देखा होगा कि डिवाइसेस गर्म हो जाते हैं। तो गर्म क्यों हो जाते होंगे, यानी कि कोई ना कोई आप क्या करो, किसी भी प्रकार की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, हम इलेक्ट्रिक करंट को क्या बोल सकते हैं, कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, तो वर्क डन शुड बी कन्वर्टेड टू एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या बोल सकते हैं, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फर्दर किस में कन्वर्ट हो रही है, हीटिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है या हीट में कन्वर्ट हो रही है, जिसके कारण क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि किसी भी सब्सटेंस को मैं कंटिन्यूसली क्या दूंगा, इलेक्ट्रिसिटी दूंगा ना, तो वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा कुछ टाइम बाद। ऑफकोर्स सी बात है कि वो इंटेंडेड जो वर्क है वो तो करेगा, लेकिन वो साथ साथ क्या होता चला जाएगा, गर्म भी होता चला जाएगा। देख लेना घर में, आप यदि आप बल्ब को छू के देख लेना, आपके घर में जो ट्यूबलाइट लग रही है उसको पकड़ के देख लेना, वो कुछ टाइम भी आ रहा होगा, या फिर आपके घर में जो पंखा लग रहा होगा, जैसे टेबल फैन हुआ, तो उसको आप पीछे से उसकी मोटर को पकड़ के देख लेना, वो सब क्या हो जाती है, गर्म हो जाते हैं, क्योंकि उसके पीछे रीजन क्या है, ये हीटिंग इफेक्ट। इस हीटिंग इफेक्ट के कारण क्या हो जाती है, वो सभी डिवाइसेस गर्म हो जाते हैं। अब सर देखना चाहते हैं कि इंटरनली कि ये रेजिस्टेंस एक्चुअली में वर्क कैसा कर रहा है, क्यों ये हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस चीज के बारे में हम देखते हैं। तो दोस्तों कंसीडर कीजिए कि ये कोई एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसमें आर कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है, या फिर मोस्ट पर्टिकुलरली बोल देते हैं इसके अंदर एक बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि बल्ब में क्या होगा, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। अब क्या है, ये यदि रेजिस्टेंस है तो ये क्या होगा, किसी ना किसी मटेरियल से बना हुआ होगा ना। ऑफकोर्स ही बात है ना, यदि मैं सिंपल एक वायर भी यूज करूंगा तो क्या होगा, कॉपर का वायर, एल्यूमिनियम का वायर, जिंक का वायर, किसी का ना किसी का तो वायर होगा। यदि मटेरियल है तो मटेरियल के पास क्या होती है दोस्तों, एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम क्या है, रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, है ना। मोस्ट पर्टिकुलरली हम बात करें कि मटेरियल के पास कौन सी प्रॉपर्टी है, रेजिस्टिविटी करने की। ठीक है ना, तो इस रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि ये चार्जेस को फ्लो नहीं होने देगा। यदि चार्जेस को फ्लो नहीं होने देगा तो क्या हो रहा है, उसके पास पर्टिकुलरली एनर्जी तो है, यदि क्यू चार्जेस पे है तो इसके पास क्या है, एनर्जी है। यदि ये एनर्जी को क्या हो रहा है, ये रोकने की कोशिश कर रहा है इस एनर्जी को, तो क्या होगा, एनर्जी क्या करेगी, अपने फॉर्म को क्या करेगी, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होने की कोशिश करेगी। और वो दूसरी फॉर्म कौन सी होगी, आपकी हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, अब देखते हैं ये हीटिंग इफेक्ट की वैल्यू एक्चुअल में है कितनी, या फिर इस हीट की वैल्यू एक्चुअल में है कितनी। ठीक है दोस्तों, तो देखो हम क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है ना दोस्तों, लेकिन एक्चुअल में कौन फ्लो होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की डायरेक्शन क्या है, इस तरीके से। ठीक है, तो यदि ये इलेक्ट्रिकल, अब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक ड्राइविंग फोर्स V क्या है, एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस है। और पोटेंशियल डिफरेंस को हमने फर्दर भी डिस्कस किया था, या पहले भी डिस्कस किया था कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है एक क्या है, ड्राइविंग फोर्स है। कैसा ड्राइविंग फोर्स है कि इसी के इन्फ्लुएंस के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं वो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। ठीक है ना दोस्तों,
अब यदि आप जानते हो यदि ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं किसके कारण, एक फिक्स पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस, तो आप जानते हो क्या कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है VA माइनस VB वो किसके बराबर होता है, W/Q के। अब मैंने जहाँ पे इलेक्ट्रॉन लेना तो Q की जगह क्या लिख सकता हूँ, मैं इलेक्ट्रॉन का सिंबल लगा सकता हूँ, ठीक है ना दोस्तों। यानी कि मैं ये बोलना चाहूँ कि इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इस चार्ज में कितना वर्क डन किया, क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, इस पोटेंशियल डिफरेंस ने के कारण, इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इस चार्जों ने या इन इलेक्ट्रॉन ने कितना वर्क डन किया, कितना वर्क डन किया होगा, W बराबर Q इंटू VA माइनस VB, या फिर इसको मैं सिंपल क्या लिख देता हूँ, Q इंटू V, ठीक है। इतना वर्क डन से क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब क्या है, यदि इनके पास इतना वर्क डन है तो वर्क डन है तो इनके पास क्या है, कुछ ना, ये वर्क डन का मतलब क्या है, आप फर्दर या हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या बोला गया कि वर्क किसके बराबर होता है, एनर्जी के बराबर होता है, क्या बोला गया दोस्तों, या फिर आपने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा ये चीज कि वर्क किसके बराबर होता है, एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। ऑफ कोर्स ये बात है ना कि वर्क की यूनिट भी क्या होती है, जूल होती है, और एनर्जी की यूनिट भी क्या होती है, जूल होती है, ठीक है। तो दोनों की लगभग सेम क्वांटिटी, यानी कि वर्क डन होगा तो उसके पास कुछ ना कुछ क्या होगी, एनर्जी होगी, इस सेंस के अंदर बोला गया वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग। यदि ये W/Q/V के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो ये इसके अकॉर्डिंग तो ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, लेकिन यदि जब इलेक्ट्रॉन जब इस पॉजिटिव टर्मिनल पे आता है और किसके अंदर एंटर करता है, सेल के अंदर एंटर करता है, किसके अंदर दोस्तों, इस सेल के अंदर जब एंटर करता है तो सेल के अंदर की हम बात करें कि फॉर एन एग्जांपल मैं सेल बनाऊं, यहां बनाते सेल, ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, ये सेल का नेगेटिव टर्मिनल। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होकर यहाँ तक आ गए तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिफ्यूज हो गया। अब क्या करना पड़ रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सेल का क्या काम था, ये कंटिन्यूसली क्या करता है, चार्ज जनरेशन का काम करता है, क्या करता है, कंटिन्यूअस चार्ज जनरेशन का वर्क करता है। अब यदि ये चार्ज जनरेशन का तो वर्क कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ क्या करना पड़ रहा है, इसको यहाँ पे मान लिया इसने चार्ज जनरेट कर दिया, इसने यहाँ पे चार्ज जनरेट कर दिया, लेकिन इस चार्जेस को जनरेट करने के बाद इन चार्जेस को मूव भी तो कराना पड़ेगा इसको, तभी तो ये क्या करेंगे, आगे फर्दर क्या होगा, कंटिन्यूसली फ्लो होगा किसका, चार्जेस का। यानी कि सेल के अंदर भी क्या हो रहा है, एक वर्क डन हो रहा है, क्या बोल रहा हूं दोस्तों, सेल के अंदर भी क्या हो रहा है, एक वर्क डन हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहे हैं कि इंटरनली, सेल के इंटरनली क्या हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, एक्चुअल प्रैक्टिस में नहीं हो रहा है, लेकिन हम हमारी समझने के हिसाब से ये थ्योरी दी गई कि सेल के अंदर जो फ्लो होता है वो कैसा फ्लो होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। यानी कि अब फ्लो कराने का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन तो करना ही पड़ेगा। अब वर्क डन करना पड़ेगा किसके अक्रॉस, इस सेल के इसी पोटेंशियल के अक्रॉस, ठीक है ना दोस्तों। तो इस टाइम इसको कितना वर्क करना पड़ा, QV अगेन, ठीक है। याला वर्क डन कौन सा था, इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। अब यहां देखा जाए तो ये वर्क डन के कारण क्या हो रहा है, अब ये इजिली फ्लो नहीं हो पाएंगे, क्यों, क्योंकि इनको फर्दर किसके अंदर जाना है, इन वायर के अंदर जाना है। वायर के पास क्या है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इनको आसानी से फ्लो नहीं होने देगा। यदि ये रेजिस्टेंस को आसानी से फ्लो नहीं होने देगा तो ये जो वर्क डन है वो किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा, यही वर्क डन किस में कन्वर्ट होने लग जाएगा, आपका हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने लग जाएगा। और किसी भी डिवाइसेस के इस इंटरनल वर्क डन के कारण जो हीट प्रोड्यूस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई कि इंटरनली वर्क डन के कारण, सेल के या किसी भी डिवाइसेस के इंटरनली वर्क डन के कारण जो हीट है, जो इंटरनली वर्क डन या उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो जब हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है दोस्तों, क्यों, क्योंकि उस सब का रीजन क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करता है, एक टाइप की ऑब्स्टेकल प्रोड्यूस करता है या रुकावट प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण क्या होता है, एनर्जी का क्या होता है, कन्वर्जन होता है,
क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, कन्वर्ट होती है एक फॉर्म से अनदर फॉर्म के अंदर। तो हम ये जानना चाहते हैं कि सर आपने ये तो समझ में आ गया कि ये हीट एनर्जी जनरेट हो रही है, तो ये हीट एनर्जी एक्चुअल में है कितनी? तो ये हीट एनर्जी क्या है, इस सेल ने जितनी एनर्जी लॉस करी, सेल ने एनर्जी कितनी लॉस करी, ये एनर्जी लॉस W बराबर QV, और ये W बराबर QV इसने एनर्जी लॉस करी, ये है एक्चुअल में वर्क डन है किसके बराबर, इस U एनर्जी के बराबर, इसने इतनी एनर्जी लूज करी। तो सर हमको तो QV में रिलेशन नहीं चाहिए, हमको तो रिलेशन किस में चाहिए कि हमको तो सर्किट में क्या गिवन होता है, सर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, वो गिवन होता है, और करंट गिवन होता है, और इस इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस गिवन होता है, हमको तो रिलेशन उसके अंदर चाहिए। तो हम उसके लिए रिलेशन निकालते हैं, किस किस के लिए, I, V और R का रिलेशन निकालते हैं किसके साथ, इस U के साथ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने अभी तक देख लिया कि U बराबर क्या देखा हमने, U क्या स्टैंड कर रहा था, एनर्जी के लिए, U स्टैंड फॉर एनर्जी। इसका हमने फॉर्मूला देखा, किसके, U बराबर W बराबर क्या है, QV। ठीक है, अब हमको रिलेशन चाहिए सर, हमको रिलेशन चाहिए किसके अंदर, I, V और R के अंदर। ठीक है ना दोस्तों, और हमारे पास क्या है, Q और V। चलो V तो है, हमको सबसे पहले किसको रिप्लेस करना पड़ेगा, इस Q को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हम क्या करें, करंट की बेसिक डेफिनेशन से चले, करंट की डेफिनेशन से चले। करंट क्या था, करंट बराबर क्या था, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी कि चार्जेस फ्लो होने की जो रेट थी उसी को हम क्या बोल रहे थे, इलेक्ट्रिक करंट बोल रहे थे, यानी कि I बराबर क्या बोल रहे थे, हम Q/T। ठीक है ना दोस्तों, तो यहां से हम Q की वैल्यू निकाल लें, तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, यहां से हमारी I × T, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं, और इसको हम क्या सब्स्टिट्यूट कर दें, इसके अंदर, इस वाली इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें। तो इस वाली इक्वेशन में जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो U बराबर क्या आ जाएगा आपका दोस्तों, U बराबर W बराबर IT × V, ठीक है, या फिर IV × T। ठीक है ना दोस्तों, हमने क्या करा, इस IT की वैल्यू को उठा के यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब हम क्या जानते हैं, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ तो लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो यदि हम ओम्स लॉ से बात करें तो हम क्या जानते हैं, V बराबर क्या होता है दोस्तों, IR। ठीक है ना दोस्तों, तो V बराबर IR होता है, तो इसको हम यहां सब्स्टिट्यूट कर दें। तो V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो U बराबर कितना हो जाएगा आपका, I अपनी जगह, V की जगह हमने पुट कर दिया IR × T। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, U बराबर I² R × T। ठीक है दोस्तों, तो ये किसकी वैल्यू निकाल ली आपने, इस हीट की वैल्यू निकाल ली, या इस हीट एनर्जी की वैल्यू निकाल ली, जो किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है, आपके इलेक्ट्रिक करंट के कारण प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको किस किसके बीच में, यहाँ पे आप रिलेशन देखेंगे तो किसके बीच में है, U, यदि हम बोले पर्टिकुलरली फंक्शन है किसका, I का, R का और T का। ठीक है, और यदि मुझको किसके बीच में रिलेशन चाहिए, V और R के बीच में, हमको I नहीं चाहिए, तो हम क्या करें, इसको सब्स्टिट्यूट करें थोड़ा सा, और हम क्या करें, यहाँ से I की वैल्यू निकालें इस इक्वेशन से, I बराबर क्या पुट करेंगे, V/R, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, तो U बराबर कितना हो जाएगा, V/R का होल स्क्वायर × R × T। ठीक है ना दोस्तों, इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, V²/R² × R × T। ठीक है दोस्तों, एक R से R कट गया। ठीक है ना दोस्तों, तो आपके पास फाइनली फॉर्मूला क्या बना, U बराबर V²/R × T। ठीक है दोस्तों, तो आपने यहाँ पे हीट के दो फॉर्मूले देख लिए, एक तो ये रहा और एक ये रहा। ठीक है दोस्तों, यदि हम इसके अकॉर्डिंग देखें, यदि इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो U है या फिर हीट एनर्जी है वो क्या है,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आई स्क्वायर के, यानी कि u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई स्क्वायर के, u इज फंक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के भी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि R तो क्या रहता है, किसी भी मटेरियल का क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है ना, रेजिस्टेंस तो किसी भी मटेरियल का क्या रहने वाला है, कांस्टेंट प्रॉपर्टी है, ये तो चेंज होता नहीं है। तो यहाँ पे जो हीट एनर्जी किस किसका फंक्शन होती है, करंट के, स्क्वायर के और टाइम के। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख रहे हो तो यहाँ पे जो u है वो फंक्शन है या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, v स्क्वायर के, और u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के लिए। तो जहां तक आपने मैंने जैसे बात करी थी कि थोड़े टाइम के लिए चला के देखोगे, यानी कि आप बल्ब को ऐसा नहीं है कि भैया 1 सेकंड के लिए चलाया अब बंद कर दिया फिर छू के देख रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। जितना लंबा टाइम के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट चलेगा या कोई डिवाइसेस चलेगा, उसके अंदर जो हीट एनर्जी होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी। यहाँ से देख लीजिए आप, चाहे आप करंट के टर्म में उसके जैसे वोल्टेज के टर्म में देख लीजिए या फिर करंट के टर्म में देख लीजिए, दोनों में आपको सेम बात देखने को मिल रही है कि जो हीट एनर्जी है या फिर जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टाइम के। तो आप यदि बल्ब को आधा घंटा जलाओगे तो आप एक टेम्परेचर नोट कर लो, आप बल्ब को 1 घंटा जलाओ और फिर आप टेम्परेचर नोट करो, दोनों में आपको क्या दिखेगा, डिफरेंस दिखेगा। आप देखोगे जब 1 घंटे बाद में उसको जब छू के देखा वो क्या हो गया, ज़्यादा गर्म हो गया है। ठीक है, क्योंकि टाइम के साथ क्या होती है, हीट एनर्जी क्या होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इतनी कहानी समझ में आई किसका, हीट एनर्जी का। अब इस हीट एनर्जी के क्या है, दोनों फायदे भी है नुकसान भी है। क्योंकि फायदा तो है ना, हमको क्या मिल रही है, इलेक्ट्रिक आयरन मिल रही है ना, टोस्टर मिल रहा है, प्रेस मिल रही है। तो क्या है, ये सब क्या है, इसके फायदे हैं। तो उसके साथ साथ क्या होंगे, कुछ नुकसान भी होंगे। अब नुकसान के बारे में सोचते हैं पहले, फायदे के बारे में हम बाद में बात करेंगे। फायदे क्योंकि उन्हीं के बेसिस पे तो हमने कुछ एप्लीकेशन भी ड्राइव करी है जिनका हमने बहुत मोस्ट पर्टिकुलरली बहुत यूजफुल यूज करा है उसका। क्योंकि आपको यदि बल्ब नहीं होता तो हम सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक रोशनी को नहीं देख पाते, यानी कि लाइट को सेंस नहीं कर पाते। क्योंकि आज भी गांवों के अंदर जो बेसिक जो डिवाइसेस है लाइट का वो क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब ही है। वहाँ पे आज भी ट्यूबलाइट या एलईडी या एलसीडी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हम उन सभी के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं कि हीटिंग इफेक्ट के डिसएडवांटेज होते क्या क्या है। आप सोचो कि आपके पास थे 100 रुपये, ठीक, आपने क्या करा, 100 रुपये का कुछ ना कुछ काम करना चालू करा, ठीक है, या फिर आपने कुछ खरीदने गए। अब मान लो आपके 20 रुपये मार्केट में गए, आपको बनानास लेने थे, तो मान लो आप जब रास्ते में जा रहे थे आपके 20 रुपीज़ गिर गए। यदि आपके 20 रुपीज़ गिर गए तो आपको क्या हो गया, उस टाइम लॉस हो गया ना। ठीक है, क्योंकि आपके पास रिमेनिंग अमाउंट क्या बचा, 100 रुपीज़ ही बचा, ओ सॉरी 80 रुपीज़ ही बचा। आपको 20 रुपीज़ का क्या हो गया, लॉस हो गया। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, जो फायदा 100 रुपीज़ में या फिर जितने नंबर ऑफ बनानास आप 100 रुपीज़ में खरीद सकते थे, उतने नंबर ऑफ बनानास आप 80 रुपीज़ में तो नहीं खरीद सकते ना। तो उन सच नंबर ऑफ बनानास का तो आपको क्या हो गया, लॉस हो गया ना। तो सिमिलरली इस इलेक्ट्रिक करंट के साथ भी तो है। आप चाहते हो कि आप घर यहाँ पे इस वायर के अंदर फॉर एन एग्जाम्पल 50 एम्पियर का करंट भेजना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ, हीटिंग इफेक्ट के कारण क्या हुआ, इसके पास कि इस 50 एम्पियर में से क्या हुआ, कुछ ना कुछ करंट का क्या हो गया, लॉस हो गया। ऐसा हो गया ना, करंट का लॉस। इस करंट का लॉस होने के कारण क्या हो गया, आपको जितना डिजायर अमाउंट ऑफ करंट चाहिए था उतना डिजायर अमाउंट ऑफ करंट नहीं मिल पाया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हीटिंग इफेक्ट के कारण कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सब बेसिक सी बात थी हमारी कि हीटिंग इफेक्ट के कारण क्या होता है कि हमको जितना डिजायर अमाउंट ऑफ करंट चाहिए होता है उसमें क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, अब आपने एक बेसिक एग्जांपल और डिस्कस करता हूँ कि यहाँ पे तो आपने अभी तक बात करी कि यहाँ पे सेल था, सेल के कारण ऐसा कुछ हो रहा था, हीट प्रोड्यूस हो रहा था। लेकिन सर जब हम हमारे घरों के अंदर बात करते हैं तो हमने एक कॉमनली वर्ड सुना है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट के अंदर तो सेल होता ही नहीं है सर, उस केस में क्या होगा, तो उस केस में भी क्या होता है, कुछ ना कुछ ट्रांसमिशन लॉस होते हैं। क्या होता है दोस्तों, ट्रांसमिशन लॉस। क्योंकि वायर तो है ना, वायर के अंदर रेजिस्टेंस तो है, और रेजिस्टेंस क्या करता है, कुछ ना कुछ क्या करता है, ऑब्स्टेकल प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण क्या होगा, हीट तो प्रोड्यूस होते ही होते हैं। यानी कि आपने कई बार सुना होगा ना कि तार गर्म हो जाते हैं,
या फिर शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है। शॉर्ट सर्किटिंग का पीछे रीजन क्या है कि वायर के अंदर इतना ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट क्रिएट हो गया है, जिसके कारण क्या हो गया कि वो जो ऊपर जो आपके आइसोलेटेड जो मटेरियल होते हैं, देखा ना आइसोलेटेड मटेरियल की एक वायर के ऊपर कवर होता है, वो क्या होता है पिघल जाता है, और जिसके कारण क्या होता है वायर वायर आपस में कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं और वो क्या हो जाता है शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ऐसा होता है ना दोस्तों। तो ये के भी क्या है हमारे लिए ट्रांसमिशन लॉसेज है। और आपने देखा होगा कि सर यदि हम बात करें पंखे की, तो पंखे की हम बात करें या इलेक्ट्रिक मोटर की बात करें, तो उसके अंदर क्या होता है कि कुछ ना कुछ क्या होता है फ्रिक्शनल लॉसेस होते हैं। क्या होता है दोस्तों? फ्रिक्शन लॉसेस। फ्रिक्शन लॉसेस का मतलब क्या है कि फ्रिक्शन बेसिकली हम बात करें कि एक ऑब्जेक्ट जिसका मोशन का अपोज करना है हमको, तो अपोजिट डायरेक्शन में हमको एक फोर्स लगाना पड़ेगा। उस अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो उन फ्रिक्शन लॉसेस के कारण भी क्या होता है आपकी हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। हो सकता है ना कि आप जैसे कि मैंने वो वॉल वाला एग्जांपल दिया था, तो वो जो वॉल के अंदर जो था, यहाँ पे एक आपका आदमी खड़ा था और इसको पुश कर रहा था, ठीक है। तो ये भी क्या था, यदि ये दीवार अपना मोशन नहीं कर पा रही है तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा रही है? फोर्स लगा रही है। उसी को तो हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स, जिसके कारण क्या हो रही है ये वॉल मूव नहीं हो रही है, यानी कि अप्लाइड फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है अप्लाइड फोर्स के कंपेरिजन में। ठीक है। तो इस फ्रिक्शनल फोर्स के कारण भी क्या होता है हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि आपके जो मोटर होगी, जो पंख होगी, या फिर उसके ऊपर जो शाफ्ट लगी हुई होगी, शाफ्ट का मतलब है जिसके ऊपर आपका फैन लगा हुआ है, वो क्या एक स्टैटिक कंडीशन से स्टार्ट हो रहा है। तो स्टैटिक कंडीशन को डायनेमिक कंडीशन में लाना है तो कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा एनर्जी को डिवोट करनी पड़ेगी ना। एक्स्ट्रा एनर्जी डिवोट करनी पड़ेगी तो वो एनर्जी जाएगी कहाँ? वो फर्दर कन्वर्ट होती है किसके अंदर? हीट एनर्जी में दोस्तों। तो ये सब क्या थे, कुछ लॉसेस के बारे में बात कर लिए, जो हमको माइंड में क्लियर रहना चाहिए कि ऐसा ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो ये फॉर्मूलेस आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए, ये फॉर्मूले आया कैसे। ठीक है दोस्तों, इन सब के बारे में हमने बात कर ली। चलो दोस्तों, हम नेक्स्ट हमारे जो टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम लोग, या फिर हम ये बोला जाए कि हमको इस हीटिंग इफेक्ट को हमने कैलकुलेट कर लिया है, इतनी बात हो गई। अब सर मुझे इसको एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के अंदर मेजर करना है। पर्टिकुलर क्वांटिटी के अंदर यानी कि मान लो आपका तो दोस्तों अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पावर। अब इलेक्ट्रिक पावर से हमारा मतलब क्या है? सबसे पहले हमको वर्ड समझना पड़ेगा कि पावर एक्चुअल में होती क्या है। ठीक है दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि बात करें, एक दो इंसान है, तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रिक पावर। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि पावर एक्चुअल में होती क्या है। सो दोस्तों मैं आपके सामने दो एग्जांपल रखता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि दो इंसान हैं, एक मस्त पतला दुबला सा है और एक थोड़ा सा बॉडी बिल्डर टाइप है। तो आपको बोला जाए कि किस में पावर ज़्यादा है, तो आप ऑफकोर्स से देख के बोल दोगे कि भैया कि जो बॉडी बिल्डर है उसमें पावर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द पतला। मोस्ट जनरल हम बात कर रहे हैं। क्यों? अब ये ऐसा आपने क्यों बोला? क्यों बोला कि सर यदि मैं पतले इंसान को बोलूंगा कि 50 किलो वेट उठा तो वो इजीली नहीं उठा पाएगा, लेकिन जब मैं बॉडी बिल्डर को बोलूंगा कि 50 किलो वेट उठा तो वो इजीली उठा लेगा। ठीक है ना। अब वेट उठाने का मतलब क्या है कि वापस हमको हमारे इस टॉपिक से रिलेट करें। वेट उठाने का मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ क्या होगा इनिशियल पोजीशन से। फॉर एग्जांपल आपका वेट यहां रखा था, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल देता हूँ ये वेट इस ग्राउंड स्टेट पे रखा हुआ था x = 0 पे। अब पतला आदमी आया, पतला आदमी से ये उठा ही नहीं,
तो कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ ही नहीं, यानी कि वर्क डन की वैल्यू क्या होगी पतले इंसान के लिए 0। अब क्या है बॉडी बिल्डर, सेम वेट था यहाँ पे पड़ा हुआ था x = 0 पे। अब क्या हो गया, इसको मैंने बोला कि इसकी वैल्यू कितनी है 50 kg, इसकी वैल्यू भी कितनी है 50 kg। अब मैंने इसको बोला वेट उठा, इसने क्या करा इजिली क्या कर लिया वेट उठा लिया। और मैंने बोला इसको 1 मीटर x = 2 के ऊपर शिफ्ट कर दे, तो क्या हो गया उसने इजिली क्या कर दिया शिफ्ट कर दिया, क्योंकि बॉडी बिल्डर था। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं कि वर्क डन की वैल्यू क्या है ≠ 0। यानी कि पावर का जो रिलेशन है वो किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है दोस्तों, वर्क डन से रिलेटेड है। यानी कि जब भी वर्क डन हो रहा होगा तो कहीं ना कहीं हम क्या कह सकते हैं क्या हो रहा होगा, पावर पिक्चर में आ रही होगी। ठीक है, अब फॉर एन एग्जांपल मैंने बोल दिया कि कंपनसेट कर लेते हैं दोनों के लिए कि भैया ये 50 kg नहीं उठा पा रहा है। ठीक है, मैंने बोला कि भैया 10 kg ले ले, 10 kg तो उठा लेगा ना पतला इंसान इजिली। अब इसके लिए भी जस्टिफाई तो करना पड़ेगा ना, तो उसको ही बोला 10 kg। अब यहाँ पे क्या हो गया, मैंने थोड़ा सा पिक्चर चेंज कर दी कि यहाँ पे 10 kg के मैंने नंबर ऑफ बॉक्सेस रख दिए, या फिर मैंने मान लिए कि यहाँ पे 10 kg के 10 बॉक्स है और यहाँ पे भी क्या है 10 kg के 10 बॉक्स है। दोनों को क्या करना है सेम पोजीशन पे लोकेट करना है, x = 2 के ऊपर लोकेट करना है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कौन सबसे पहले इन 10 बॉक्सेस को x = 2 के ऊपर शिफ्ट कर देगा, बताइए। तो मेरे ख्याल से जो आंसर होगा वो अगेन किसका होगा, इस बॉडी बिल्डर का। इस बॉडी बिल्डर का क्यों होगा, क्योंकि पास क्या है, इसके पास क्या है पावर है, और इसने क्या करा होगा ये 10 बॉक्सेस को ऊपर शिफ्ट करने में टाइम भी क्या करा होगा कम कंज्यूम करा होगा। ठीक है ना दोस्तों, तो आपने यहां देखा कि पावर का एक तो रिलेशन आ रहा है किसके साथ, वर्क डन के साथ। ठीक है, और सेकंड जो रिलेशन आ रहा है वो किसके साथ आ रहा है, टाइम के साथ आ रहा है। अब हम वापस कंसोलिडेट करें इस एग्जांपल को, तो क्या कर रहा है ये 10 kg वेट को बहुत जल्दी कहां पहुंचा रहा है x = 2 के ऊपर लोकेशन के ऊपर। यानी कि वर्क डन क्या हो रहा है बहुत जल्दी हो रहा है ना दोस्तों। यदि वर्क डन बहुत जल्दी हो रहा है यानी कि आप उसको हम क्या बोलेंगे कि उसके पास क्या है ज्यादा पावर है। तो पावर जो हम टर्म डिफाइन होती है जो पावर जो टर्म हमारी जो डिफाइन होती है वो कैसे डिफाइन होती है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, कि आपका वर्क कितना जल्दी हो रहा है या कितना धीरे हो रहा है वो किसको डिफाइन करेगा, उस सिस्टम की या उस ह्यूमन बीइंग की या उस ऑब्जेक्ट की पावर को डिफाइन करेगा। तो पावर हमारे लिए जनरली क्या है कि पावर इज सिंबलाइज्ड बाय कैपिटल P। ठीक है दोस्तों, उसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है, वर्क अपॉन या वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है दोस्तों, ये हमारा किसका फॉर्मूला निकल के आया, पावर का। ठीक है, तो सर इलेक्ट्रिक पावर हमारा टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक पावर। तो सर इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या है, तो इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या है, यहाँ पे वर्क डन के नाम पे कौन आ जाएगा, हीट एनर्जी आ जाएगी। यानी कि क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि हीट और वर्क क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यदि आपकी जिस रेट से या फिर जितना जल्दी कोई सिस्टम क्या कर रहा है, हीट को क्या कर रहा है, लिबरेट कर रहा है, उसकी पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है दोस्तों, यानी कि आप एक फैन को क्या करो 10 आरपीएम पे चलाओ, एक फैन को क्या करो 100 आरपीएम पे चलाओ, तो आप ये देखोगे जो 10 आरपीएम की मोटर है वो कम गर्म हो जाएगी एज कंपेयर टू द 100 आरपीएम की मोटर है। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ पे कौन सा वर्क आ जाएगा, या फिर इलेक्ट्रिक पावर की हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है दोस्तों, अभी हमने देखा था ये सिंबलाइज में बात करें तो U बराबर क्या, P बराबर क्या हो जाएगा, U/T। ठीक है दोस्तों, अभी हमने देखा था कि U की वैल्यू कितनी आई थी, I²
आर टी। ठीक है दोस्तों, देखा था ना कि U बराबर कितना निकल के आया था, आई स्क्वायर आर टी। इसकी यूनिट क्या थी, जूल। एनर्जी है ना, एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल। अपॉन क्या है, टाइम। टाइम से टाइम कैंसिल आउट, तो पावर का फॉर्मूला कितना आ गया, आई स्क्वायर आर। यानी कि किसी भी डिवाइस के पास कितनी पावर होती है, आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है दोस्तों, आप इसको इस फॉर्मूले में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि आपने एक U का फॉर्मूला क्या देखा था, P बराबर U का फॉर्मूला देखा था हमने वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ठीक है ना दोस्तों, तो इसको कन्वर्ट करें, U की जगह हम पुट करें वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 1/t। टी से टी कैंसिल आउट, तो P का फॉर्मूला कितना आ गया, वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ रही है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है कि इस पावर की यूनिट क्या होती है। यदि इस पावर की हम यूनिट की बात करें तो हम जानते हैं कि वर्क डन को हम किस में मेजर करते हैं, वर्क डन बोल लो या एनर्जी बोल लो, किस में मेजर करते हैं, जूल में। और टाइम को किस में मेजर करते हैं हम, सेकंड में। तो हम क्या बोलते हैं कि जूल पर सेकंड किसकी यूनिट होती है, पावर की यूनिट होती है, जिसको हम एक सिंगल वर्ड में क्या बोला जाता है, वाट। तेरी तो मैं वाट लगा दूंगा। तो ये वाट लगाने का मतलब क्या है कि हम पावर को, मतलब क्या है, पावर को किसमें मेजर करते हैं, हम वाट के अंदर मेजर करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमको ये याद रखना है कि 1 वाट इज इक्वल टू कितना होता है, 1 जूल पर 1 सेकेंड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब एक्चुअल में सिग्निफिकेंस क्या है इस चीज का, इस पावर का सिग्निफिकेंस क्या है इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर या इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर। तो आपने ये देखा होगा कि आप जब भी कोई डिवाइसेस खरीदने जाते हैं, फॉर एन एग्जांपल आप इलेक्ट्रिकल बल्ब खरीदने लग गए, तो आप जब इलेक्ट्रिकल बल्ब खरीदने जाते हो तो उसके ऊपर क्या लगी हुई होती है, रेटिंग लगी हुई होती है। क्या लिखी हुई होती है, इलेक्ट्रिकल रेटिंग। ठीक है, अब जब आपने इलेक्ट्रिकल रेटिंग देखी होगी तो आपने जब बल्ब खरीदा तो आप उसको क्या बोलते हो कि 100 वाट का बल्ब दे दे, 60 वाट का बल्ब दे दे या 10 वाट का बल्ब दे दे, ऐसा बोलते हो ना। और या फिर आपने उस बल्ब को जब आपने खरीद लिया तो आपने देखा होगा उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ होता कंपनी के लोगों के पास कि भैया 10 वोल्ट इंटू 220 वोल्ट। अब इसका मतलब क्या है, इस इलेक्ट्रिकल रेटिंग का मतलब क्या है वो समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये होता है दोस्तों, इसको मैं मिटा देता हूं थोड़ा सा, या फिर पर इसको वहां ले लेते हैं। कि हमने क्या बोला है कि हमने एक मार्केट से बल्ब खरीद के लाए, उसके ऊपर रेटिंग थी 10 वाट इंटू 220 वोल्ट। सर ये इलेक्ट्रिकल रेटिंग दे रखी थी उसके ऊपर। अब सर इसका मतलब क्या होता है ये बताइए। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं इस इंस्ट्रूमेंट को या इस ऑब्जेक्ट को 220 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट करूंगा या फिर उसके टर्मिनल्स के ऊपर, फॉर एन एग्जाम्पल मैं क्या खरीद के लाया, बल्ब खरीद के लाया, तो ये मेरा बल्ब का सिंबल, ठीक है दोस्तों, ये मेरा बल्ब का सिंबल हो गया, इसका 2 टर्मिनल हो गए दोनों। अब जब इसके अंदर 220 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट करूंगा, जब इसके दोनों टर्मिनल को 220 पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट करूंगा, तो ये बल्ब याला जो मेरा बल्ब है ये कितनी पावर कंज्यूम करेगा, ये बल्ब 10 वाट की पावर को कंज्यूम करेगा। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब आया। आपने फैन देखे होंगे, फैन के ऊपर क्या क्या लिखा हुआ होता है कि 220 वोल्ट और 1000 वाट, देखा होगा आपने, ऐसा रेटिंग लिखी हुई होती। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि जब मैं इस फैन के इसके ऊपर 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करूंगा, तो वो फैन कितनी पावर कंज्यूम करेगा, 1000 वाट की पावर को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा। यानी कि पावर का सिग्निफिकेंस किससे है कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इट कंज्यूम, यानी कि
कोई भी सिस्टम कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा वो किसके कारण सिग्निफाइज होती है, उसकी इलेक्ट्रिक पावर के थ्रू क्या होती है, सिग्निफाइज होता है। सो दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही। आगे की फर्दर क्लासेस के अंदर हम हीटिंग इफेक्ट की कुछ एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ इसके साथ साथ न्यूमेरिकल भी किए जाए। दोस्तों हमारा एक टॉपिक इसके अंदर एक और स्किप हो रहा है कि यदि हमने बात करी थी रेजिस्टेंस की सीरीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद हमने ये बोल दिया था कि इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर करते हैं किससे, एमीटर से, और पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टमीटर से मेजर करते हैं। तो वो एक्चुअल में एमीटर और वोल्टमीटर एक्चुअल में है क्या, उनको कैसे कनेक्ट किया जाता है किसी भी सर्किट के अंदर, उन सब के बारे में हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। सो थैंक यू फॉर योर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड।